तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 गणित पेडागोजी। जैसा कि आपको पता है, आपके मैथ वाले सेक्शन में 30 प्रश्न आएंगे, जिसमें 15 के लगभग प्रश्न आपके गणित पेडागोजी के आने वाले हैं। तो सभी प्रश्न जो आपके एग्जाम में अब तक आए हैं, एमपी टेट में, रीट में, सीटेट में, उन सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पर कवर किया है। और पीवाईक्यू सीरीज नंबर 9 में हम गणित की पेडागोजी आपके लिए लेकर के आ गए हैं। बस आपको इतना ही कर लेना है। इतना कर लेंगे तो आप आराम से पेडागोजी को क्लियर कर लेंगे। इस वाली वीडियो में 50 प्रश्न हैं, 51 प्रश्न हैं पेडागोजी मैथ के। एक और वीडियो मैथ पेडागोजी के लेकर के आएंगे तो ये सारा पेडागोजी आपका क्लियर हो जाएगा। 100-120 प्रश्नों में आपकी पूरी पेडागोजी मैथ की क्लियर हो जाएगी। तो ये मैथ पेडागोजी की पहली वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी हम ईवीएस की वीडियो 2 अपलोड कर चुके हैं, एक मैथ की वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आपका जो है सीडीपी की वीडियो 2 अपलोड कर चुके हैं। तो सारी वीडियो आप लोगों को देख लेना है। अगर आप ये पीवाई की सीरीज ही कर जाते हैं तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। जनरल वाले आराम से 90 नंबर ले आएंगे और आरक्षित वाले आराम से 75 नंबर लेकर के आ जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यही वो प्रश्न है जो आपको एग्जाम में सीधे एज इट इज मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। वन लाइनर के रूप में हम लेकर के चलेंगे गणित पेडागोजी को, क्योंकि आपको पता है पेडागोजी में ज़्यादा कुछ समझाने को नहीं होता है। फैक्ट वाले प्रश्न होते हैं, जहाँ पर समझाना होगा हम साथ ही साथ में आपको समझाते हुए भी चलेंगे। देखिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, ह्यूरिस्टिक ग्रीक शब्द से उत्पन्न हुआ है। इस शब्द का अर्थ क्या होता है? जो ह्यूरिस्टिक शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है खोज करना, ठीक है। तो ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ है खोज करना और यह एक ग्रीक शब्द है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सभी गणित की अवधारणाओं को ठोस वस्तुओं के माध्यम से नहीं सीखा जा सकता है। यह कथन गणित की किस विशेषता को इंगित करता है? यानी कि जितनी भी गणित की अवधारणाएं हैं उनको किसी ठोस वस्तु की मदद से नहीं सीखा जा सकता है। कुछ वस्तुओं को हमको मानना भी पड़ेगा। तो ये गणित की अमूर्तता को सिद्ध करता है। जैसे कि अब एक्स है, माना कि कोई संख्या एक्स मान लेते हैं। अब एक्स कोई ठोस वस्तु तो है नहीं, ये तो अपन को बस मानना पड़ता है। अमूर्त रूप से सोचना पड़ता है कि हाँ एक्स कोई वैल्यू है जिसका कोई ना कोई मान निकल करके आएगा। तो यह जो है गणित की अमूर्तता को सिद्ध करता है। ये इसका सही आंसर अमूर्तता हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता कौन सी होती है? तो गणित में सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता प्रत्यक्ष अनुभव को मानते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव सबसे प्रभावी जो है शिक्षण सहायता होती है। प्रश्न नंबर 4 देखिए। जिस प्रक्रिया के द्वारा गणित में एक बच्चे के कमजोर क्षेत्रों को पहचाना जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और आपको सीधे आंसर टिक करके आगे बढ़ लेना है। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा गणित में एक बच्चे के कमजोर क्षेत्रों को, मतलब कहाँ पर उसकी वीकनेस है, उसको पहचाना जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसका सही आंसर आपका नैदानिक कार्य हो जाएगा। नैदानिक कार्य का मतलब होता है होमवर्क। आप होमवर्क देते हैं किसी बच्चे को, मान लीजिए आपने प्लस माइनस गुणा भाग दिया। अब उसने मान लीजिए प्लस माइनस तो सही से कर लिया लेकिन गुणा को नहीं कर पाया। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई, ये जो लड़का है वो गुणा में कमजोर है। तो उसके कमजोर क्षेत्रों की आपको अगर पहचान करना है, उसको डेली नैदानिक कार्य देने होंगे, उसको डेली होमवर्क देना होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। गणित पेडागोजी का, शैलजा किसी संख्या को भिन्न भिन्न प्रकार से व्यक्त कर सकती है। जैसे कि 4 बराबर 2 प्लस 2, 4 को वो 2 प्लस 2 भी लिख देती है और 4 को 1 प्लस 3 भी लिख देती है। वह संख्या के किस विकासात्मक चरण में है? तो सही आंसर हो जाएगा विभाजन चरण में। यानी कि वो किसी भी संख्या को आसानी से विभाजित कर पा रही है। 4 को 2 प्लस 2 भी लिख दे रही है और 4 को 1 प्लस 3 भी लिख दे रही है। यानी कि 4 को कैसे डिवाइड करना है, कैसे विभाजित करना है, उसके बारे में उसको अच्छे से पता है। तो वह जो है विकासात्मक जो चरण होता है उसके विभाजन चरण में इस समय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। शून्य का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आप गलती से आपको आर्यभट्ट नहीं लगाना है। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी, लेकिन प्रयोग की बात करते हैं तो ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले शून्य का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न। नवीन प्रश्न को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? अगर कोई नया प्रश्न आपके सामने आ जाता है तो आप उसे किस विधि की मदद से हल जो है उसको सॉल्व करेंगे? तो सबसे अच्छी विधि आगमन विधि होती है। अगला प्रश्न। ज्यामितीय समस्या को हल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? जो ज्योमेट्री वाली समस्याएं आती हैं, ज्योमेट्री के सवालों को सॉल्व करने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो वो है आपकी विश्लेषण विधि। आगे बढ़ते हैं, सीधे फैक्ट वाले प्रश्न है, ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे। गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग किसने किया है? तो हेनरी कार्डवेल कुक। ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं जब हमने सीडीपी की वीडियो अपलोड की थी, इसमें सारे वैज्ञानिकों के बारे में बताया हमने कि कौन से वैज्ञानिक ने क्या कहा है। तभी हमने आपको बताया था कि जो मनोरंजन विधि है इसकी शुरुआत हेनरी कार्डवेल कुक के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखिए। पाई एक कैसी संख्या है? तो आपको पता है पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। अगला प्रश्न देखिए।
प्रश्न नंबर 11, गणित की प्रकृति कैसी है? तो गणित की प्रकृति तार्किक है, जिसे हम लॉजिकल कहते हैं। तो गणित की प्रकृति तार्किक प्रकृति के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न नंबर 12, किसने कहा कि गणित सभी विज्ञानों के द्वार व कुंजी है? यानी जितने भी विज्ञान हैं उन सभी विज्ञानों की द्वार व कुंजी गणित है। ये किसने कहा? रोजर बेकन के द्वारा यह वक्तव्य कहा गया था कि गणित जो है सभी विज्ञानों की द्वार व कुंजी है। अगला प्रश्न, सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि किसके द्वारा दी गई थी? तो प्रसारण के विश्लेषण नामक विधि जो है वो फिशर महोदय के द्वारा दी गई थी। एज इट इज आपको ये फैक्ट याद रखना है, 1 से 2 बार आप ये वीडियो देख लेंगे तो जब भी ये प्रश्न आपके सामने आएंगे तो आप आराम से इसको टिक कर देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14, गणित शिक्षण विधि में किस विधि के द्वारा कमजोर छात्रों को ज्यादा लाभ मिलता है? कौन सी ऐसी विधि होती है जिसमें कमजोर छात्र जो होते हैं उनको ज्यादा फायदा होता है? तो संश्लेषण विधि के द्वारा कमजोर छात्रों को ज्यादा फायदा होता है। प्रश्न नंबर 15 देखिए, जीवन की किस गतिविधि में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है? किसी नहीं है, जीवन की किस गतिविधि में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है? तो जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं, आर्थिक गतिविधि का अर्थ है आप कहीं पर जा रहे हैं सामान खरीदने, दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने कहा कि 265 रुपए का सामान है, तो ये आपकी आर्थिक गतिविधि है, आप अपनी जेब से पैसे निकाल करके देंगे, तो ये आपका जो है आर्थिक कार्य में यूज हो रहा है गणित। तो जीवन में सबसे ज्यादा गणित का उपयोग आर्थिक गतिविधियों में होता है। आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको कितनी सैलरी मिल रही है, उसमें भी आपकी आर्थिक गणित का उपयोग होगा। तो आर्थिक गतिविधि सबसे ज्यादा यूज में लाई जाती है गणित की। अगला प्रश्न देखिए, अज्ञात से ज्ञात की ओर कौन सी विधि है? सीधा पूछेगा, अज्ञात से ज्ञात की ओर कौन सी विधि के अंतर्गत आता है? तो यह आपकी निगमन विधि के अंतर्गत आता है, अज्ञात से ज्ञात की ओर। प्रश्न नंबर 17 देखिए, किस विधि में सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है? तो सबसे पहले उदाहरण आगमन विधि के अंतर्गत दिया जाता है और इसे छोटे बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है। आगमन विधि को इसमें सबसे पहले उदाहरण देकर के समझाया जाता है। प्रश्न नंबर 18 देखिए, रेखा गणित के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो रेखा गणित के लिए सबसे उपयुक्त विधि विश्लेषण विधि है। ज्योमेट्री के लिए भी यही विधि सबसे ज्यादा उपयोगी होती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न कक्षाओं अर्थात छोटी कक्षाओं के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी है? जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी है? तो यह आपकी आगमन विधि होती है। छोटे छोटे बच्चों के लिए आगमन विधि सबसे अच्छी होती है। उदाहरण के माध्यम से उनको समझाते हैं कि यह देखिए एक आम है, ठीक है, ऐसे बना दिया, एक आम है, इसमें एक और आम मिला दिया, बताइए कितना आम हो गया? तो 2 आम हो गया। तो उदाहरण के माध्यम से हम छोटे छोटे बच्चों को समझाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना भाई जरूर और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि लगातार ऐसी वीडियो आपके पास में अब आती रहेंगी आपके एग्जाम तक। विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि के अंतर्गत आता है यह? तो यह भी आपका आगमन विधि के अंतर्गत आता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन विधि के अंतर्गत आता है। अगला देखिए, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो आप सबको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 है, गणित विषय की पाठ्य पुस्तक किस विधि पर आधारित होकर के लिखी जाती है? तो जो गणित विषय की पाठ्य पुस्तक होती है वह संश्लेषण विधि के ऊपर लिखी जाती है। संश्लेषण विधि पर आधारित होती है गणित विषय की पाठ्य पुस्तक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 देखिए। प्रश्न नंबर 23 है, विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विद्यालयों में गणित की शिक्षा क्यों पढ़ाई जाती है? तो बच्चों की सोच का गणितीकरण करने के लिए गणित की शिक्षा पढ़ाई जाती है, गणित की शिक्षा दी जाती है, जिससे कि जो बच्चों की सोच है उसका गणितीकरण किया जा सके, यानी कि वो प्लस माइनस गुणा भाग में परिपूर्ण हो जाएं। किसी चीज़ को कैसे जोड़ना है, किसी चीज़ को कैसे घटाना है, इसके बारे में उनको अच्छे से जानकारी हो जाए, उनका दिमाग गणित की प्रक्रियाओं में अच्छे से काम कर सके, इसलिए विद्यालयों में गणित शिक्षा को दिया जाता है। अगला देखिए, रेखा गणित को किसने व्यवस्थित रूप प्रदान किया? तो रेखा गणित को ब्रह्मगुप्त जी के द्वारा सबसे व्यवस्थित रूप प्रदान किया गया था। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 25 आपके सामने है, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? तो गणित के अध्ययन से आत्मविश्वास, तार्किक सोच में जो है विकास होता है। आत्मविश्वास उसका बढ़ता है, वो किसी भी चीज़ को जोड़ सकता है, घटा सकता है, भाग कर सकता है, गुणा कर सकता है, तो उसके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। तार्किक यानी लॉजिकल सोचने की क्षमता उसकी विकसित हो जाती है। कई कई बच्चे तो ऐसे होते हैं तुरंत, मतलब उनको को पेन नहीं उठाना है, आपने कहा कि बताइए 5 + 4 कितना होता है, तुरंत बताएंगे 9। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं कक्षा 2 वाले, कक्षा 1 वाले, तुरंत बता देते हैं। तो इससे क्या होता है, गणित में अगर वो तेज होंगे तो उनकी सोचने की क्षमता में विकास होगा और उनमें जो है कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मविश्वास आएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 देखिए, गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? तो जो निगमन विधि होती है, निगमन विधि में हम सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं, वहीं आगमन विधि में सर्वाधिक हम उदाहरणों की सहायता लेते हैं।
ठीक है, तो याद रखना है निगमन विधि में हम सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। अगला प्रश्न है, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग 540 डिग्री होता है। सीधे फैक्ट आपको याद रखना है। बाकी की जो वीडियो है जैसे सीडीपी है, ईवीएस है, इसमें हम 4 ऑप्शन लेकर के चलते हैं और चारों ऑप्शन के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। लेकिन ये क्योंकि ये मैथ की पेडागॉजी है, फैक्ट वाले सीधे प्रश्न आएँगे, इसलिए हमने इसको वन लाइनर में कन्वर्ट करके लिया है, ठीक है? बाकी की जितनी वीडियो हैं सब में आपको डिटेल में जानकारी दी गई है। एक बार ज़रूर देखिएगा। एमपी टेट फ्री जो है टेस्ट करके नीचे प्लेलिस्ट दी होगी चैनल के अंदर, उसको जा करके ज़रूर देखिएगा। विभाजन ई का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो ई विभाजन होता है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए विभाजन ई का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न आ गया, शून्य की खोज किसने की थी? अगर खोज की बात आती है तो शून्य की खोज आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। प्रयोग सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ने किया था। दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 30 देखिए, पाई बराबर 3.1416 का प्रतिपादन किसके द्वारा किया था? किसने ये बताया था कि पाई की वैल्यू 3.1416 होती है? तो आर्यभट्ट प्रथम के द्वारा यह बताया गया था कि जो पाई है इसकी वैल्यू 3.1416 होती है। अगला प्रश्न, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। वहीं अगर हम बात करें सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, यानी होल नंबर में सबसे छोटी कौन सी है, तो वो आपकी 0 होती है। होल नंबर में जितने भी अंक हैं वो सारे नंबर आ जाते हैं होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। तो 0, 1, 2, 3, 4। अगर वहीं बात करते हैं प्राकृत संख्या कब से शुरू होती है, तो प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 से शुरू होती है और 0 को प्राकृत संख्या में काउंट नहीं किया जाता है। लेकिन होल नंबर में संपूर्ण संख्या में 0 को भी काउंट किया जाता है। दोनों में डिफरेंस है, याद जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, दो अभाज्य संख्या का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ कितना होता है? तो हमेशा दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। जैसे कि 3 हो गया, 7 हो गया, इनका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। और इसके अलावा 5 हो गया, 7 हो गया, एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। सीधे फैक्ट वाला प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या होती हैं? तो किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य में अनंत परिमेय संख्या होती है, क्योंकि यहाँ पर शब्द का यूज किया किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में। अगर ये कह देते कि बताइए 2 और 5 के बीच में कितनी संख्या है, तो आप तुरंत बता देते कि 3 और 4 दो संख्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कह रहा किन्हीं दो, कोई भी दो संख्या है, हमें नहीं पता, तो बताइए उनके मध्य में कितनी परिमेय संख्या होंगी? तो उनके मध्य में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। मान लीजिए यहाँ पर कह रहा 1 और 1 करोड़ के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, तो आप बता सकते हो। अब कह रहा 1 और अनंत के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो हमें नहीं पता है। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। प्रश्न नंबर 35, गणित को विज्ञान का नौकर किसने कहा है? तो बेल महोदय ने गणित को विज्ञान का नौकर कहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36 देखिए, गणित ऐसी भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को समाहित किया है, यह किसके द्वारा कहा गया? तो किसी ने गणित की बुराई की है, किसी ने गणित को परमेश्वर माना है, तो गैलरियो महोदय के द्वारा गणित को परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को समाहित किया है, ऐसा गैलरियो महोदय के द्वारा कहा गया था। प्रश्न नंबर 37, किसके अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है? तो इन्होंने भी गणित को बहुत सम्मान दिया है, तो हॉगवेन के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38 देखिए, एनसीएफ की बात आ गई। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? किस उद्देश्य के साथ में गणित की शिक्षा विद्यालय में दी जानी चाहिए? आंसर हो जाएगा, बच्चों में चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करने के लिए जो है गणित की शिक्षा देना चाहिए, यानी अच्छे से सोच सकें, तार्किक लॉजिकल थिंकिंग रखें, अच्छे से सारी चीज़ों को मतलब समझ सकें और उसका उपयोग अपने जीवन में कर सकें। इसलिए जो है बच्चों को गणितीय संख्या मतलब गणित की जो है ज्ञान दिया जाता है स्कूलों में। अगला प्रश्न 39 देखिए, प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? प्राथमिक जो कक्षाएं होती हैं यानी 1 से लेकर के 5 तक, अगर उनको गणित सिखाना है तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी? तो खेल मनोरंजन विधि जो है वो सबसे उपयुक्त विधि होती है प्राथमिक कक्षाओं में गणित का ज्ञान देने के लिए। प्रश्न नंबर 40 देखिए, कौन सी विधि में छात्र के बजाय शिक्षक को केंद्र बिंदु माना गया है, यानी शिक्षक को केंद्र बिंदु के रूप में स्थापित किया गया है? तो वो आपकी व्याख्यान विधि होती है और इसको जो है ये आपकी एक नेगेटिव विधि होती है जिसमें कि शिक्षक को मेन माना गया है। नहीं तो पूरी अगर आप बाल विकास देखेंगे, पूरा सीडीपी पेडागोजी देखेंगे तो छात्र को केंद्र बिंदु माना गया है, यानी सब कुछ जो है वो छात्र के चारों ओर घूमता रहता है, अभ्यर्थी के चारों ओर घूमता रहता है। लेकिन व्याख्यान विधि एकमात्र ऐसी विधि है जिसमें अध्यापक को मुख्य माना गया है, जिसका केंद्र बिंदु अध्यापक होता है। वो कौन सी विधि है? व्याख्यान विधि होती है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 41,
बताए गए नियमों को उदाहरण में प्रयोग करके पोस्ट करना किस शिक्षण विधि से संबंधित है? तो जहाँ भी उदाहरण शब्द आ जाए तो समझ लीजिए उदाहरण आगमन विधि से संबंधित है। जहाँ पर भी आपको उदाहरण शब्द देखने को मिल जाए, तुरंत आपको आगमन विधि पर टिक करना है। प्रश्न नंबर 42 देखिए, ज्यामिति का संबंध किस क्षेत्र से है? जो ज्योमेट्री है उसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो मापन से संबंधित है ज्योमेट्री। 1 सेंटीमीटर की ये भुजा, 2 सेंटीमीटर की ये भुजा, बताइए इनके बीच में कितनी दूरी है, कितना डिफरेंस है? 1 लीटर का ये सामान, 2 लीटर का ये सामान, बताइए कुल कितने लीटर का हो गया? तो ये मापन के अंदर जो है वो ज्योमेट्री जो है वो मापन विधि से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, ह्यूरिस्टिक विधि की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा ह्यूरिस्टिक विधि की खोज की गई थी। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि ह्यूरिस्टिक शब्द का क्या अर्थ होता है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखते हैं कौन कितनी तल्लीनता से, कितने अच्छे से चीज़ों को सीख रहा है, सक्रिय रूप से कौन भाग ले रहा है इस कक्षा में, अभी पता चल जाएगा जब कमेंट करेंगे आप। प्रश्न नंबर 44, गणित शिक्षण की कौन सी विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि है? लॉजिकल प्रतिपादन की कौन सी विधि है? तो वह आपकी संश्लेषण विधि है, जो कि गणित का तार्किक प्रतिपादन करती है। प्रश्न नंबर 45 देखिए, किस विधि के द्वारा अर्जित ज्ञान जो है वो स्थायी होता है? ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा अगर आप ज्ञान को अर्जित करेंगे तो वो स्थायी रूप से चलता रहेगा? तो वो आपकी विश्लेषण विधि है। विश्लेषण विधि के अंतर्गत जो ज्ञान अर्जित किया होता है वो स्थायी ज्ञान होता है। प्रश्न नंबर 46 आपके सामने है, देखिए, किस विधि द्वारा प्राप्त गणितीय शिक्षण छात्रों में आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न करता है? तो जो आगमन विधि है, आगमन माने वही उदाहरण वाली विधि, आगमन विधि के द्वारा प्राप्त ज्ञान छात्रों में आत्मविश्वास में वृद्धि करता है, क्योंकि छात्र आगमन विधि के द्वारा अच्छे से सारी चीज़ों को समझ लेते हैं, उदाहरण के थ्रू सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए आगमन विधि द्वारा दिया गया ज्ञान छात्रों में आत्मविश्वास की वृद्धि करता है। प्रश्न नंबर 47 देखिए, किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी और रोचक बना देता है? ये किसने कहा था कि जो शिक्षक होता है उसके पास ऐसे उपकरण होते हैं, ऐसे मनोरंजन की विधियां होती हैं, ऐसी बातें होती हैं कि वह शिक्षण को स्थायी और रोचक बना देता है। मेकन तथा रॉबर्ट्स के द्वारा यह वक्तव्य कहा गया था। और जितने भी वैज्ञानिकों के वक्तव्य हैं उनके ऊपर पहली सीडीपी की वीडियो जो हमने पहली बनाई थी वो उसमें हमने वक्तव्य और कथन को ही लिया है। तो वो वीडियो जरूर देख लेना, एक बार आप देख लेंगे तो आपके एग्जाम में किसी भी वैज्ञानिक का वक्तव्य और कथन आएगा तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर जितनी वीडियो दी है सारी वीडियो आपको देख लेना है। प्रश्न नंबर 48 देखिए, प्रश्न नंबर 48 क्या कहता है? गणित विज्ञान की रानी है, यह किसने कहा था? किसके द्वारा बोला गया था भाई गणित जो है वो विज्ञान की रानी है? सही आंसर कार्ल फ्रेडरिक गॉस। तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस के द्वारा कहा गया था कि गणित जो है वो विज्ञान की रानी है। प्रश्न नंबर 49 देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो आपका आंसर 2 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 50, गणित में हासिल लेने की प्रक्रिया किसके द्वारा दी गई थी? तो श्रीधर महोदय के द्वारा गणित में हासिल लेने की प्रक्रिया दी गई थी। जैसे ऐसे बोलते नहीं, ये हो गया आपका, अब बताइए ये हो गया, अब 6 और 5 कितना होता है? 11 होता है। एक हासिल यहाँ पर ले लीजिए, 4 2 6 1 7 हो गया। तो ये जो एक हासिल हमने लिया है, ये एक हासिल लेने की प्रक्रिया किसके द्वारा दी गई थी? तो श्रीधर महोदय के द्वारा यह जो है प्रक्रिया दी गई थी हासिल लेने की। प्रश्न नंबर 51 है, गणित की प्राचीनतम शाखा कौन सी है? तो अंक गणित जो है वो गणित की प्राचीनतम शाखा मानी जाती है। तो इस तरह आज हमने 51 प्रश्नों को कवर कर लिया है गणित के। इसके बाद में एक और वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें लगभग 110 प्रश्न, आपके 120 के आसपास प्रश्न हो जाएंगे। तो पूरी तरह से आपकी गणित जो आपकी गणित की शिक्षण विधि है, गणित पेडागोजी है, आराम से क्लियर आपकी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें इससे पहले हम एमपी टेट वर्ग 3 परीक्षा 2024 की पर्यावरण अध्ययन की वीडियो अपलोड कर चुके हैं पीवाईक्यू सीरीज नंबर 8 में, तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना। उसके अलावा हमने यहाँ पर बाल विकास सीडीपी की भी पीवाईक्यू नंबर 7 जो है बाल विकास सीडीपी की वीडियो अपलोड की है, जिसमें डिटेल में चारों ऑप्शन के थ्रू हमने आपको सिखाया है, समझाया है। तो दोनों वीडियो आपको जा करके जरूर देख लेना है। बाकी कोई चीज़ नई अपडेट आएगी तो हम तुरंत आपको बताएंगे। नई चीज़ें जैसे ही यहाँ पर आती हैं वो भी हम आपको बताएंगे। जैसे आपका एग्जाम डेट वगैरह आती है तो आपको हम बताएंगे। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे कि कोई भी अपडेट आप तक पहुंचती रहे और फ्री ऑफ कॉस्ट जो हम स्टडी मटेरियल टेलीग्राम में डालते हैं वो भी आप तक पहुंचता रहे। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपकी आने वाली है जिसमें हम हिंदी की पेडागोजी को कवर करेंगे, उसके बाद ईवीएस को फिर से कवर करेंगे और सीडीपी की वीडियो आप डेली लाया करेंगे, क्योंकि सीडीपी एक थोड़ा सा
मतलब बड़ा पोर्शन हो जाता है और ज़्यादातर लोगों की समस्या भी सीडीपी में आती है। तो सीडीपी के पीवाईक्यू और अति संभावित प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में अब आ सकते हैं, उन सब को हम लगातार कवर कर रहे होंगे। तो इसको शेयर कर देना अपने सभी मित्रों के पास में। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।